ठीक है, तो देखो, तो इस हिंदी में सबसे पहले हमें समझना होगा इसकी पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण कैसा होगा, शब्द कहां से आया, शब्द कैसे बनेगा, तो दो या दो से अधिक पदों के समूह को शब्द कहेंगे जो अर्थ देता हो। अगर अर्थ नहीं देगा तो वो शब्द नहीं है, अर्थ देना अनिवार्य है। ठीक है, तो पदों के समूह से सार्थक शब्द बनता है, वही हमारा शब्द है। अगर शब्दों का वर्गीकरण देखें तो इस शब्दों को हम लोग अर्थ के आधार पर दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या है, ऐसा शब्द जो अर्थ दे, क्या कहलाता है, सार्थक शब्द। ऐसा शब्द जो नहीं के बराबर अर्थ दे, मतलब कम अर्थ दे, क्या कहलाएगा, निरर्थक। जैसे कि मान के चलो कोई शब्द है हमारा जल है, जल अर्थ दे रहा है, जल मतलब पानी, नीर, अंबु, लेकिन जल को दो भाग में तोड़ देंगे तो ज और ला कुछ कुछ देगा, नहीं देगा, है ना, वो अलग बन जाता है ना भाई। तो जो शब्द अर्थ दे वही शब्द हमारा क्या है, सार्थक शब्द है। जो अर्थ नहीं देगा वो निरर्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द के अनुसार, सार्थक शब्द के अनुसार हम लोग इसको अलग से 3 से 4 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, 3 से 4 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो 3 से 4 भाग क्या है जानना है पहले। ठीक है, सार्थक शब्द को पहले समझना है कि 3 से 4 भाग क्या है, जिसको हम लोग पढ़ के समझेंगे। तो सार्थक शब्द सोचो, जब शब्द बना होगा, जब किताबें बनी होगी, जब बड़े बड़े हमारा वेद बना होगा, महाकाव्य खंड काव्य बना होगा, तो कौन से भाषा में बना होगा, संस्कृत। पहले संस्कृत आया होगा, संस्कृत के ही अपभ्रंश तो टूटते टूटते क्या बना, हिंदी बना, है ना भाई। जब शब्द आया होगा तो पहले उसका उत्पत्ति हुआ होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर। आरंभ और प्रारंभ में अंतर समझते हो। आरंभ मतलब किसी भी चीज का शुरू करना। ठीक है, जब क्लास पहली बार शुरू होगा तो वो आरंभ है, लेकिन बीच में चलते रहता है और जहां से हम लोग पढ़ना बंद किए रहते हैं फिर से शुरू होते हैं, वो प्रारंभ है। ये हमारा वर्गीकरण जहां पर खत्म होगा, फिर जहां से हम लोग शुरू करेंगे वो प्रारंभ है। लेकिन आज हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। उसी प्रकार किसी चीज का पहले उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति के बाद क्या होगा, व्युत्पत्ति होगा। अब दूसरे में देखेंगे हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरे में किसके आधार देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। इसी व्युत्पत्ति को बोलते हैं हम लोग रचना या बनावट के आधार पर भी बोलते हैं, रचना या बनावट के आधार भी बोलते हैं। तो पहला किसके आधार पर पढ़ेंगे, उत्पत्ति, दूसरा व्युत्पत्ति, इसी को रचना या बनावट कहते हैं। तीसरा जब पढ़ेंगे तो शब्दों का अर्थ के अनुसार पढ़ेंगे, जो कि अर्थ हम लोग सार्थक शब्द और निरर्थक पढ़ रहे हैं ना, वैसी। तो हम लोग तीसरे में अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, तीसरे में अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा में हम लोग सार्थक शब्द को व्याकरण खंड के आधार पर पढ़ेंगे, व्याकरण के आधार पर। आ रही बात समझ में? तो ये बातें आप लोग को समझ में आया कि नहीं, है ना। सार्थक शब्द को हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे, 4। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा व्याकरण के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे तो क्या क्या शब्दों की उत्पत्ति हुआ होगा, है ना भाई, क्या क्या शब्दों का सबसे पहले प्रयोग हुआ होगा, है ना भाई। तो सबसे पहले याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के शब्द। पहले किसको पढ़ेंगे, संस्कृत के शब्द, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम को तद्भव में बदलो, तद्भव को तत्सम में बदलो, बोलता है ना।
तो पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्सम के बाद इसका अपभ्रंश क्या बन जाएगा? तद्भव। तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम शब्द का तात्पर्य है संस्कृत, जैसे कि उष्ट, उष्टक ऊष्ण बोलते हैं, ऊष्ण का तद्भव क्या है? ऊंट। ऊष्ण बोलने से संस्कृत मतलब तत्सम। मंडूक, मंडूक हमारा संस्कृत का शब्द है तत्सम का, तो उसका ही तद्भव क्या होगा? मेंढक। समझ रहे हो? तो ये तत्सम तद्भव, हिंदी को तद्भव बोलते हैं। तत्सम तद्भव के बाद जैसी संस्कृत बना, फिर संस्कृत से हिंदी, हिंदी के बाद हमारा देशज बनेगा। थाली, कटोरी, मटका, डाला, झोला, ये सब बोलते हो ना, ये सब देशज। क्या है? देशज है, सब देशज। ये हमारा देशज बोलते हो ना, प्रधानाचार्य पाठक है ना, प्राचार्य बोलते हो, लेकिन उसको हम इंग्लिश में बोल देंगे। इंग्लिश में बोलेंगे जैसे कि हेड मास्टर, कांस्टेबल, हेड ऑफिसर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, सब इंग्लिश है। उसी का हिंदी बोलेंगे तो हमारा देशज, लेकिन इंग्लिश में बोल देंगे तो विदेशज। तो देशज के बाद हम लोग पढ़ेंगे विदेशज, ठीक है, विदेशज, विदेशज। समझ में आया? तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और सब एक साथ मिलेगा तो हम लोग बोलते हैं बाटलर हिंदी। बाटलर हिंदी, बाटलर, समझ गए? सब भाषा को मिक्स कर देते हो। अरे मेरे को नहीं जाना है, अपन को जाना है, क्या तुम क्या करेगा मेरे को कुछ पता नहीं। समझ रहे हो? ये बाटलर हिंदी है, ठीक है। तो सबको एक साथ बोल देंगे तो हम लोग इसको संकर शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर मतलब संकरण, मतलब सबका मिला जुला, है ना भाई? तो आप लोग इसको मत याद करो, आप लोग ये बात याद करके रखो, उत्पत्ति के आधार पर हमें क्या क्या पढ़ना है जी? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर इतना को हमें पढ़ना है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगर हम बात करेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बाद हम बात करेंगे, जैसे ही संस्कृत शब्द बनेगा, तद्भव बनेगा, हिंदी बनेगा, सब शब्द बनेगा, तो शब्द बनता है तो रचना करेंगे, कुछ कविता लिखेंगे, कुछ कहानी लिखेंगे, है ना भाई? तो रचना होता है, फिर भी उत्पत्ति होगा नए नए शब्दों का। तो फिर व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग इसको देखेंगे, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने वर्गीकरण करके पूछा जाता है। तो शब्दों के साथ 3 भाग में इसको बांटा जाता है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, और याद रखना यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द क्या है? ऐसा शब्द जो तोड़ने से अर्थ नहीं देता, रूढ़ शब्द है। जैसे कि मैं कर दिया नल, नल को 2 भाग में तोड़ दूंगा तो न और अलग हो जाएगा, अलग अलग हो गया ना, तो अर्थ दे रहा है क्या? अर्थ नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। और न को एक जोड़ेंगे और ला को जोड़ेंगे तो रूढ़ रूढ़ जुड़ेगा तो योग रूढ़। समझ आया? रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्द बनेंगे। यौगिक पढ़ेंगे, 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर नया शब्द बनाना यौगिक कहलाता है। 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों को आपस में मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाएंगे, समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलना संधि कहलाता है ना? सब किसी भी शब्द के सामने में कोई शब्द लगा देंगे, उपसर्ग कहलाता है। कोई भी शब्द के अंत में कोई शब्द लगा दे, प्रत्यय कहलाता है। ये सब क्या है? यौगिक है। तो यौगिक के अंतर्गत और हम लोग 3-4 को पढ़ लेंगे, जैसे कि संधि को पढ़ लेंगे। संधि एक कैसा शब्द है? यौगिक। फिर हमारा समास भी कौन सा शब्द है? यौगिक। उपसर्ग कौन सा शब्द है? प्रत्यय कौन सा शब्द है? समझ आ रहा है? ये सब शब्द हमारा क्या है? यौगिक। क्लियर है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर यह सब पढ़ेंगे, और अर्थ के आधार पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचल, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, है ना? जो बहुत लंबे समय तक जीता है, दीर्घायु। समझ रहे हो ना? जो कभी मरता नहीं, अमर, एक शब्द है ना। तो अर्थ के आधार पर हम लोग क्या क्या चीज को पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर जब पढ़ेंगे हम लोग तो एक अर्थी शब्द, क्या पढ़ेंगे? एक अर्थी शब्द। जब एक ही शब्द का अलग अनेक अर्थ निकले तो क्या पढ़ेंगे? अनेकार्थी शब्द। और जब किसी भी शब्द का उल्टा निकले तो विरुद्धार्थी शब्द।
और जब किसी का सेम सेम निकले तो समानार्थी शब्द। समझ आ रहा है? ये सब हम लोग अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर कितने शब्दों के भेद होते हैं, तो अर्थ आधार पर दो भेद होता है, एक सार्थक और एक निरर्थक। वो बात को याद रखना, हम सार्थक शब्द के अंदर में सबको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूछेगा अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने भेद, तो दो भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के अंतर्गत अर्थ के कितने भेद बोलेगा तब ये एक अर्थी अनेकार्थी विरोधार्थी सब बोलना, इसके अंदर में सार्थक के अंदर पूछेगा तब, नहीं तो अर्थ के आधार पर कितने भेद, दो है, एक सार्थक है और एक निरर्थक। आई बात समझ में इतना? ठीक है, रिवाइज करेंगे। ठीक है, और ये सबको एक साथ मिलाकर पढ़ना व्याकरण कहलाता है ना। देखते हैं, तो हम लोग रिवाइज करेंगे शब्दों का वर्गीकरण, है ना। शब्दों के वर्गीकरण में हम लोग दो आधार से बांटेंगे, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। जो शब्द अर्थ दे क्या कहलाएगा, सार्थक कहलाएगा, जो अर्थ नहीं देगा निरर्थक कहलाएगा। सार्थक शब्द को हम लोग चार चरणों में, चार भागों में वर्गीकरण करके शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा कर लेंगे अपन अर्थ के आधार पर, चौथा कर लेंगे व्याकरण के आधार पर। क्लियर है इतना? तो उसमें हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितना है, क्या, चार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्लियर? उसके बाद देख लेंगे हम लोग व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद, तीन भेद। याद रखना इसको, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों कितने भेद करके पूछा जाता है, तो तीन भेद। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक। और यौगिक के अंतर्गत कितना है, चार है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। खत्म। अर्थ के आधार पर जब एक अर्थ दे एकार्थी, अनेक अर्थ दे अनेकार्थी, उल्टा अर्थ दे विरुद्धार्थी, सेम सेम दे अर्थ दे समानार्थी। अर्थ के आधार पर ये सभी सार्थक बातें हैं। आई बात समझ में? सार्थक के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्या था हमारा, निरर्थक। वो तो व्याकरण है, सबको एक साथ पढ़ेंगे व्याकरण में आगे। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं निरर्थक शब्द। एक पहला क्या था हमारा, सार्थक था, दूसरा क्या है जी, दूसरा निरर्थक है। निरर्थक, निरर्थक को बोलते हैं जी बिना अर्थ के या रूपांतरण। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय शब्द क्या है करके पूछते हैं ना, अव्यय करके। तो यही जो बिना अर्थ दिए रहता है, वही अर्थ नहीं देता ज्यादा, वही हमारा क्या होता है, अव्यय होता है, जो अलग अलग शब्द होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता ठीक से। ठीक है, ये निरर्थक। अब निरर्थक के आधार पर हम लोग देखें तो इसको भी निरर्थक को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। एक भाग याद रखना है आप लोग को, विकारी शब्द। कौन सा शब्द, विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या है, ऐसा शब्द जो लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण, लिंग वचन कारक, ये सभी के कारण शब्दों में परिवर्तन होगा, नया नया अर्थ देगा। संज्ञा का जगह हम सर्वनाम परिवर्तन हो जाएगा, सर्वनाम का जगह हम विशेषण आ जाएगा, विशेषण का जगह हम क्रिया आ जाएगा। ये सब परिवर्तन होता रहता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस सबको विकारी शब्द बोलते हैं। जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द। ठीक है जी, अविकारी शब्द हो जाएगी दूसरा में। दूसरा में क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। क्लियर है? तो विकारी शब्द के अंतर्गत हम लोग विभिन्न रूप से इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी में संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्लियर है? ये हो गए विकारी शब्द। इसी को निरर्थक रूपांतरण अव्यय को वाक्य बोल देते हैं, कभी कभी वाक्य, बताऊंगा अभी, वाक्यांश। ठीक है, अविकारी शब्द क्या है, ऐसा शब्द जो कम अर्थ दे, नहीं के बराबर, जो परिवर्तन नहीं होता। ओ माय गॉड, आह, उसमें विस्मयादि बोधक लगता है, ओहो बोलते हैं, पता है, ऐसे करके लग जाता है विस्मयादि बोधक,
है ना भाई, हे भगवान, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें जो परिवर्तन कभी नहीं होगा, अविकारी है। जैसे कि अविकारी में बात करेंगे तो इसमें भी चार, इसमें भी चार, इसमें तो चार हो गया, इसमें भी चार। जैसे कि ट्रिक है 21-20, ये ट्रिक है, भावना में मत बह जाना, समझ रहे हो। तो ये की का मतलब हो जाए क्रिया विशेषण। की का मतलब क्या है जी, क्रिया विशेषण, याद रखना, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण विकारी है कि अविकारी, अविकारी। लेकिन लोग जब नहीं पढ़े रहते तो क्रिया को लगा देते हैं, मतलब क्रिया को भी अविकारी लगा देते हैं। आ रही बात समझ में, वो क्रिया विशेषण दिख रहा है, क्रिया और विशेषण दोनों मिलकर अविकारी बनेगा। जब दो मिल जाएगा तो कहां परिवर्तन होगा, एक रहेगा तो परिवर्तन हो सकता है। क्रिया विशेषण बस स से याद रखना, संबंधवाचक, संबंधवाचक शब्द या संबंधवाचक अव्यय भी बोलते हैं, वो छह अव्यय तो लिख दिया। की से क्रिया विशेषण, स से संबंधवाचक, वी से याद रखना विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। आ रही बात समझ में। फिर हम लोग देखेंगे स से समुच्चय बोधक, ये अविकारी में पढ़ते हैं हम लोग। जो ये सब हमारा क्या शब्द है, निरर्थक शब्द है। सार्थक में कितना पढ़े देखे हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, व्याकरण हमारा अर्थक आधार पर सब पढ़े सार्थक में। निरर्थक में क्या पढ़े जी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसी को पूछा गया था एडीओ, वाक्यों के या रूपांतरण के आधार पर शब्दों के कितने भेद, बताओ शब्दों के कितने भेद, 8, क्योंकि वाक्यांश में तो दोनों है, इधर 4 और इधर 4, ऑप्शन में 2 नहीं था, 4, 6, 8, ठीक, इनमें से कोई नहीं, तो 4 तो लगाते नहीं है ना, लगाते तो 8 ही लगाते, 2 तो है ही नहीं। अब सबसे पहले दिमाग क्लिक करता विकारी अविकारी, रहता तो 2 लगा देते लोग, लेकिन 2 नहीं था और 2 होगा ही नहीं। विकारी के अंतर्गत तो 4 आता है, अविकारी के अंतर्गत 4 आता है। वाक्यांश या रूपांतरण के आधार पर कितने अव्यय शब्द है, कितने अव्यय शब्द है, 8, समझ रहे हो। तो रूपांतरण बोले, अव्यय बोले, वाक्य बोले, निरर्थक बोले, सब 8 शब्द हैं। ये देखो, समझ रहे हो। वो बोलेगा निरर्थक या रूपांतरण के आधार पर विकारी शब्द कितना है, वो केवल पूछेगा निरर्थक के कितने प्रकार, तो 2, कितने भेद, तो 2 भेद, वो कितने शब्द है पूछ रहा है। तो विकारी अविकारी सोच रहे हो, तो विकारी के अंदर तो 4 शब्द और है, 4 शब्दों का औरीकरण है ना भाई। तो टोटल मिलाकर कितना शब्द वाक्यांश हो जाएगा हमारा, वाक्य के आधार पर 8 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। 4 विकारी और 4 अविकारी। इसमें विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ठीक है। अविकारी में पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। बाकी और बहुत सारा बच गया, काल, लिंग, वचन, कारक, है ना, छंद, सोठा, दोहा, सब छूट जा रहे। सबको एक साथ जो बच जाता है हमारे सिलेबस में, एक साथ सामूहिक रूप से व्याकरण में पढ़ते हैं, मुहावरा, लोकोक्ति, समझ रहे हो। तो व्याकरण में सबको पढ़ेंगे। तो ये पूरा शब्दों का वर्गीकरण है हमारा, शब्दों का वर्गीकरण हिंदी में, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, तब तो समझ में आएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके अंतर्गत। अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें शिक्षक भर्ती लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब आप लोग जान डालोगे, नहीं तो आप लोग भी फंस जाते। तो बताना मेरे को, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन बी सी अलंकार,
ऑप्शन डी समास। अलंकार अब तो बन गया, नहीं तो पहले सोच के देखो, जस्ट पहले 10 मिनट सोच के पहले देखे तो नहीं फंस जाता, लोग फंस जाते है ना। अब देखना, ये तो बन गया। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये तो क्लियर हो गया, आप लोग जान गए, समझ गए, ये टफ लेवल का क्वेश्चन है, ये टफ है। अब जो वर्गीकरण नहीं पढ़ेगा वो कहाँ जानेगा, ये सबसे अंतिम लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएससी क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम लोग को, देखना इतना बड़ा हार्ड लेवल का कैसे बनाओगे आप लोग। तो आप लोग देखना, जैसे कि पूछा जाता है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द की पहचान कीजिए। अविकारी शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, अविकारी शब्द की पहचान करना है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी दोनों, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। क्या होगा, डी होगा ना। समझ आ गया, कौन व्यक्ति करेगा इसको बताओ तो। कोई व्यक्ति करेगा जो नहीं पढ़ेगा, वो कोई भी हालत में नहीं करेगा। क्रिया विशेषण भले वो पता चल गया, समझ रहे हो, फंस जाएंगे लोग। ये भी दोनों को डाल देंगे, क्रिया और विशेषण, लेकिन क्रिया अलग है विशेषण अलग है। क्रिया विशेषण दोनों मिलकर कंप्लीट हो जाता है, ये अविकारी है, दूसरे दोनों बनने के बाद कोई अर्थ नहीं देगा, परिवर्तन नहीं होगा वो। लेकिन क्रिया रहेगा तो विशेषण में कर सकते, हल्का हल्का धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है कि विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे चलता है, तो परिवर्तन हो गया क्रिया विशेषण में। हाँ, विकारी रहता तो ए और बी दोनों आ जाता हो। ठीक है, अगर इसको मैं चेंज कर दूं, निम्नलिखित में से विकारी शब्द की पहचान कीजिए करके, विकारी, अब कैसा हो जाएगा आंसर इसका, है ना, ए और बी दोनों आ जाएगा। समझ रहे हो, ये तो इसका मेन होता है। एक और पूछा था, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद, शब्दों के कितने भेद। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होती। हाँ गुड, ठीक है, याद रखना 3। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या होता है जी, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। क्लियर, खत्म। ठीक है, ये लेवल के पढ़ोगे तो 4 पोस्ट भी आएगा ना, शिक्षक कर्मी तो बन जाओगे। ये लेवल कोई पढ़ाते ही नहीं, क्या करोगे, कहीं पर जाओ, जिंदगी में ही पढ़ोगे इसको, कहीं पर चल दो बन, तो फिर अरे हमारा हिंदी बन जाएगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं, बनाकर बताओ ना। चैलेंज कर दिया था मैं कॉलेज में, वहाँ सेमिनार में गया था ना उस दिन 9 तारीख को, ठीक कल ही तो था, तो चैलेंज कर दिया था, ये दोनों क्वेश्चन बना के बताओ करके, नहीं कर पाए, 2500 स्टूडेंट नहीं कर पाए। समझ रहे हो, पढ़ने के बाद अरे इतना ईजी नहीं जान रहे थे, बोल रहे थे पढ़ने के बाद इतना ईजी। मेरा एक वीडियो देखने करके फिर दिया उन लोग को लिंक, फिर पढ़ने के बाद वो लोग मेरे को मैसेज किया कमेंट। तो ये है आप लोग का पढ़ने का तरीका, जिसमें हम लोग कल क्लास में स्टार्ट करेंगे आप लोगों का वर्णमाला से शुरू करेंगे। कहाँ से, वर्णमाला से, ठीक, वर्णमाला से। तो अब ये समझ में आया। अब देखो एग्जाम में पूछा जाता, जैसे कि मैं बताना मेरे को, ये लिखा है राम, ठीक है, राम, राम में कितने अक्षर है, राम में कितने शब्द है, राम में कितने वर्ण हैं, तीनों को बताओ मेरे को।
हाँ ठीक। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। है ना, तो वर्णमाला पढ़ेंगे तब समझ पाओगे। देखो आप बता रहा हूँ, देखो। हाँ हाँ, तीन होगा। ठीक है, वर्ण में तीन होगा। देखो अब बता रहा हूँ, अक्षर दो है, रा प्लस म, ये एक अक्षर ये एक अक्षर, दो अक्षर हुआ। अक्षर कितना हो गया? दो अक्षर। शब्द कितना है इसमें राम में? वो तो एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, राम एक शब्द है। वर्ण र प्लस आम के आ, ठीक है, म, ठीक है, प्लस अ, चार वर्ण है। ठीक है, चार वर्ण है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बन सकता। व्यंजन वर्ण का परिभाषा ही बोलता है स्वर वर्णों के सहायता से बनने वाला वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वर के सहायता से बनेगा। देखो ये कमल के क है, कमल के क है, व्यंजन वर्ण है कि स्वर वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। तो ये व्यंजन वर्ण किसके सहायता से बनता है? स्वर वर्ण के सहायता से। इसमें अ जुड़ा है तो क्या बन गया? क बन गया। समझ आया? मान के चलो ये हमारा जम्याक मात्र जा है, तो ये भी हमारा क्या बना है? ज प्लस आम के आ। तो बिना स्वर वर्ण के सहायता से बन रहा है क्या कोई भी व्यंजन? हाँ, इसीलिए व्यंजन वर्ण का परिभाषा ही है स्वर के सहायता से बनने वाला, स्वर के मदद से बनने वाला वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर हमारा जब ये अ क स द ये सब क्या है? वर्ण नहीं है। ये वर्ण तब कहलाएगा जब ये व्यवस्थित क्रम में रहेगा। अ आ ई, जैसे कि वर्ण कोई फूल को जब तक इधर उधर रहेगा, इधर उधर, उसको जब तक उसको माला नहीं बनाएंगे तब तक वो माला बनेगा नहीं बनेगा। उसी प्रकार जब लोग हम लोग वर्ण को अलग अलग स्थान पर है उसको व्यवस्थित रूप से क्रम में नहीं लिखेंगे तब तक वर्णमाला नहीं कहलाएगा। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा, जिसमें हमारे हिंदी में संख्या 52 बताया गया है। 53 होने वाला है। ठीक है, तो 52 याद रखना, ये चीज है। तो इसमें हमारा पूछा जाता है कितने अक्षर कितने शब्द, आदमी वो हो जाता है। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा इंपॉर्टेंट होता है, सबके बारे में समझते समझते चलेंगे। वर्णमाला में देखा पूछा जाता है, जैसे समझना एक चीज होता है, एक छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसके मुंह से एक ही चीज निकलती है, क्या? ध्वनि। माँ पापा नहीं निकलता, जन्म के साथ माँ थोड़ा ना बोलेगा, ध्वनि निकले टे करते निकलेगा वो, समझ, रोते हुए। तो उसके आवाज से एक ही चीज निकलेगा, क्या निकलेगा? ध्वनि। लेकिन कोई इंसान तो समझ नहीं पाएगा ध्वनि को, कि ये दूध पीने के लिए रो रहा है, कि ये खेलने के लिए रो रहा है, कि ये इधर उधर पलटने के लिए रो रहा है, कि दर्द हो रहा है तो रो रहा है। कोई समझ आता है क्या? नहीं। इसी ध्वनि को समझने के लिए जब हम लोग लिखेंगे, इस ध्वनि को लिखेंगे, तब वो कहलाएगा वर्ण। क्या कहलाएगा? वर्ण। तो ध्वनि का कथित, ध्वनि का लिखित रूप, इस ध्वनि को हम लोग लिखेंगे तब क्या बनेगा? वर्ण बनेगा। अर्थात ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण का कथित रूप क्या होगा? कहना। इस वर्ण को जब कहेंगे तो ध्वनि, उसी ध्वनि को जब मैं लिखूंगा तो वर्ण। एक दूसरे के विपरीत हुआ। जैसे कि ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा? है ना, ये ध्वनि निकल आ करके रो रहा है, ला 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 करके रो रहा है, सा करके बोल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ला सा फा, तो सब क्या होगा? हमारा वर्ण। लेकिन अब इसको हमें आवाज देना है, ला ला करके बोलेंगे तो सब क्या है? ध्वनि। तो लिखित को यदि हम ध्वनि करें, लिखित को बोलेंगे या कहेंगे या कथित रूप होगा, तो लिखित अर्थात वर्ण का कथित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि। आई बात समझ में? लेकिन ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। समझ आ रहा है?
वर्ण को जब लिखेंगे मतलब बोलेंगे तो ध्वनि, ध्वनि जब निकल रहा है उसको लिखेंगे तो वर्ण। समझ आया? ये जब आवाज निकल रहा है कोई नहीं समझ पाएगा, उसको लिखोगे तब समझ में आएगा। समझ आ रहा है? अब ये ध्वनि वर्ण है, फिर वर्ण मिल मिल करके क्या बनेगा? पद बनाएगा। क्या बनाएगा? पद। एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, अक्षर लिख देता हूं। क्या बनाएगा? अक्षर बनाएगा। फिर अक्षर से पद बनाएगा, पद। वो अक्षर बन गया, अ क स बन गया अक्षर। अक्षर के बाद वो पद बनेगा, पापा, अम्मा। समझ रहे हो? पद बनेगा। और यही पद का समूह से हम लोग उपबंध बनेगा, उपबंध। ये उपबंध कैसे बन रहा है सर? उपबंध मतलब बच्चा जब पैदल चलेगा तो पापा पानी, पापा चावल। कभी बोलेगा पापा मुझे पानी चाहिए मैं पीऊंगा? बोलेगा? एक साल का लड़का आधा ही बोलेगा, मतलब उप है उसका, सब चीज समझना हमें पड़ेगा। तो जब पदों को, छोटे छोटे पद को वह जोड़ करके बोलने की कोशिश करेगा, उपबंध है। और इसी उपबंध को जब वो बोलेगा तो क्या बनेगा? उपवाक्य बनेगा। उपवाक्य मतलब पापा टीवी देखना, तो देखने के लिए बोल रहा है कि दिखाने के लिए बोल रहा है कि खुद कैसे करे? समझ आ रहा है? पापा पानी नहाना, तो नहाने के लिए दूसरे को बोल रहा है कि नहाते हैं कि बोल रहा है? कुछ समझ आ रहा है? उपवाक्य है। और ये उपवाक्य से शब्दों से जब पूरा वाक्य बन जाएगा और जब अर्थ देगा तो उपवाक्य के समूह से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। पापा मुझे पानी चाहिए मैं पीऊंगा, खत्म, वाक्य बन गया। समझ आ रहा है? तो एक बच्चा का जन्म होने से हमारा शुरू हुआ है हिंदी। वैसे वैसे के एग्जाम्पल लेकर के, रोया, रोने को समझे लिखे तो वर्ण बन गए, वर्ण को और अच्छे से समझे तो अक्षर, अक्षर के समूह से पद बनना शुरू हुआ, काका, मामा, पानी, जल, ये सब। फिर उसको बोलना शुरू किया, पानी पीना, है ना? उपबंध हो गया। उपबंध को पापा पानी नहाना, मतलब ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा बोल के उसको वर्डों को जमा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही जमा लेगा वो वाक्य बन जाएगा। पापा मुझे पानी चाहिए, पापा मुझे खाना चाहिए, वाक्य बन गया। और ये वाक्य बन जाएगा, फिर वो एक भाषा में बोलेगा। अमेरिकन है तो इंग्लिश बोलेगा, छत्तीसगढ़ी में तो छत्तीसगढ़ी बोली बोलेगा, हिंदी में है तो हमारा हिंदी भाषा बोलेगा। वो डिपेंड करता है कहाँ है। फिर वाक्य के समूह से क्या बन जाएगा? भाषा बन जाएगा। हिंदी भारत वाला तो हिंदी पढ़ेंगे। तो ये भाषा का विकास हुआ है। इसी में पूछा जाता है वाक्य का विकास, वाक्यों के पूरा, वाक्यों से क्या बन जाएगा? समूह से भाषा बन जाएगा, है ना भाई? और यही भाषा पूछा जाता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर ध्वनि नहीं रहे तो, हाँ हाँ, और ये ध्वनि नहीं रहेगा तो, समझ रहे हो? एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहे तो, अब ये तीनों नहीं रहे तो, और ये तीनों नहीं रहे तो, आ रहे बात समझ में? ये पूछा जाता है ना? तो सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण, उपबंध, पद, तो ध्वनि, और ध्वनि नहीं रहे तो वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, समझ रहे हो ना? और ध्वनि रह जाएगा तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहते हैं। ये चीजें हैं। तो ये सारे चीजें हमारा उत्पन्न होता है हिंदी भाषा में, जो समझेंगे अच्छे से। समझ रहे हो? तो ये सारा खेल है इसमें। समझ आया? ठीक।